फंड्स एक्सचेंज की भी मार्केट्स होती हैं, फाइनेंशियल असेट्स की भी मार्केट्स होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। तो फाइनेंशियल मार्केट्स कौन सी मार्केट्स होती हैं, वो कैसे फंक्शन करती हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में कितनी तरह की सब कैटेगरीज ऑफ मार्केट्स होती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 में। सबसे पहले देखिए बच्चों डेफिनेशन, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स में पहले फाइनेंशियल असेट्स क्रिएट किए जाते हैं और फिर वो फाइनेंशियल असेट्स एक्सचेंज किए जाते हैं। तो अब वो असेट्स क्रिएट और एक्सचेंज कैसे होते हैं, इसके लिए हमें एक सिस्टम समझना होगा जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में बच्चों दो मेजर सेक्टर्स होते हैं, एक हाउस होल्ड सेक्टर होता है जो कि फंड्स को सेव करता है, और एक होता है बिजनेस फर्म्स जो कि फंड्स को इन्वेस्ट करती हैं। तो जो दो मेजर सेक्टर्स है ना बच्चों, हाउस होल्ड और बिजनेस फर्म्स, इनके बीच में जो भी फंड्स मोबिलाइजेशन का काम करती हैं इंस्टीट्यूशंस, उनको हम कहते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एक मेजर इंस्टीट्यूशन होती है बैंक, क्योंकि हाउस होल्ड जो है या तो बैंक में पैसा जमा करा देते हैं और फिर बैंक्स जो है वो बिजनेस फर्म्स को पैसा देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, या ऑल्टरनेटिवली हाउस होल्ड्स बैंक में पैसा जमा ना कराकर बिजनेस फर्म्स के शेयर्स या डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरी विच आर कॉल्ड एज द फाइनेंशियल मार्केट्स। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम से आपको फाइनेंशियल सिस्टम भी समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली फाइनेंशियल मार्केट्स होती क्या है। ठीक है, थोड़े से और पॉइंट्स मैंने लिखे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। व्हेनेवर द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकर्स, फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट। तो फाइनेंशियल मार्केट कहाँ एग्जिस्ट होती है, जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती है। और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मैंने आपको डेफिनेशन में ही बता दी कि एनी ट्रांजैक्शन विच रिजल्ट्स इन एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल असेट्स विच रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। एक और पॉइंट देखिए, फाइनेंशियल मार्केट लिंक्स द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स। ये है सेवर्स, ये है इन्वेस्टर्स, और इन दोनों के बीच में जो लिंक है वो क्या है, फाइनेंशियल मार्केट्स। बाय मोबिलाइजिंग द फंड्स, कैसे लिंक करते हैं वो सेवर्स और इन्वेस्टर्स को, उनके फंड्स को मोबिलाइज करके, चैनलाइज करके। और जब फाइनेंशियल मार्केट ये करती है, इट इज कॉल्ड द एलोकेटिव फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। दे आर एलोकेटिंग द फंड्स, they are channelizing the funds, they are mobilizing the funds between the savers and the investors। और वो एलोकेशन ऑफ फंड्स जो है वो किसके थ्रू किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ बैंक्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। बहुत क्लियरली आप डायग्राम में देख सकते हैं। एंड द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स इज कॉल्ड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। ये सारी टेक्निकल टर्म्स हैं, कोई भी पर्टिकुलर टर्म पे आपको 1 मार्कर एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बहुत ध्यान से इन टर्म्स के बारे में समझिएगा। उसके बाद देखिए, फाइनेंशियल मार्केट्स कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड एज कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए या जो लॉन्ग टर्म फंड्स के लिए मार्केट्स होती हैं उनको हम कैपिटल मार्केट्स कहते हैं, और जो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए जिसमें फंड्स एक्सचेंज होते हैं उन्हें हम मनी मार्केट कहते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं, यहां पर भी मैंने लिख रखा है कैपिटल मार्केट्स एंड मनी मार्केट्स। फिर उसके बाद कैपिटल मार्केट इज फर्दर सब डिवाइडेड एज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट का फिर से सब क्लासिफिकेशन है एज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट्स जो है उन्हें स्टॉक एक्सचेंजेस भी कहते हैं। तो इस पूरे के पूरे क्लासिफिकेशन चार्ट से और इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से इस चैप्टर 10 का पूरा इंट्रोडक्शन आपके सामने है। हम क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मार्केट, concept of money market. Then there is a difference that we have to understand very deeply, the difference between the capital market and the money market, the difference between the primary market and the secondary market. फिर उसके बाद secondary market जो है स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस,
स्टॉक एक्सचेंज के ऑब्जेक्टिव्स और इन स्टॉक एक्सचेंजेस को जो रेगुलेट करती है उस रेगुलेटरी बॉडी को हम कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब हम ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग भी करते हैं, बिल्कुल ठीक इसी तरह से स्टॉक एक्सचेंजेस में ऑनलाइन शेयर्स एंड डिबेंचर्स खरीदे और बेचे जाते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीजें जो है हमारे सिलेबस में है सीबीएसई के, जिससे अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कंपेयर टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। सबसे पहले बच्चों डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल मार्केट एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी मार्केट। यहाँ पे मैंने कंपैरेटिव चार्ट बना लिया है, सिलेबस क्योंकि इस साल बहुत रिड्यूस कर दिया गया है। पहले कैपिटल मार्केट के, प्राइमरी मार्केट के मेथड्स ऑफ इशू भी सिलेबस में थे, वो भी अब इस साल सिलेबस में नहीं है, और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स भी सिलेबस में थे, वो भी अब नहीं है। अब हमें सिर्फ कंपैरिजन करना है कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट का, और कंपैरिजन करना है प्राइमरी मार्केट का और सेकेंडरी मार्केट का, और उसके बाद थोड़ा बहुत डिटेल में हमें सेकेंडरी मार्केट करना है, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। तो देख लेते हैं द कंपैरिजन बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड द मनी मार्केट। डेफिनेशन देखिए, मार्केट्स थ्रू विच द लॉन्ग टर्म फंड्स आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड आर कॉल्ड कैपिटल मार्केट्स। लॉन्ग टर्म फंड जिसमें क्रिएट होते हैं और फिर एक्सचेंज होते हैं, that type of market is called the capital markets, which are further subdivided into primary and the secondary markets। तो उसका भी हम अभी कंपैरिजन करेंगे आफ्टर वी कंपेयर कैपिटल एंड मनी मार्केट। और जो मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स है, शॉर्ट टर्म फंड्स आपको पता ही है, 1 साल या उससे कम, दैट डील्स इन द मॉनेटरी असेट्स, दैट मार्केट वेयर द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज लेस देन 1 year इज कॉल्ड दी मनी मार्केट। तो डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर है कि जिन मार्केट्स में लंबे टाइम के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या सिक्योरिटीज डील की जाती हैं उनको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट्स, और जिन मार्केट्स में 1 साल के लिए इंस्ट्रूमेंट्स का एक्सचेंज होता है दैट मार्केट इज कॉल्ड दी मनी मार्केट। तो डेफिनेशन के बाद बच्चों यहाँ पर आप देख लीजिए, बहुत सारे बेसिस पे हमने इसे कंपेयर करा है। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, वो तो डेफिनेशन में ही क्लियर है। ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या होता है, सिक्योरिटीज जिसमें डील किया जाता है। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं, पार्टीज इन्वॉल्व, इन्वेस्टमेंट आउटले, कितना अमाउंट जो है इन मार्केट्स में इन्वेस्ट किया जाता है, रिटर्न्स कितने एक्सपेक्टेड होते हैं, सेफ्टी क्या है रिटर्न्स की, रिस्क कितना इन्वॉल्व है, और लिक्विडिटी मतलब कन्वर्टेबिलिटी इनटू द कैश। So these are the various bases on which we are going to compare it and you will find the comparison very easy। सबसे पहले देख लेते हैं ड्यूरेशन। बच्चों ऑलरेडी डेफिनेशन में कवर अप हो गई कि जो कैपिटल मार्केट्स हैं वो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के लिए होती हैं। मीडियम टर्म हो जाता है 2 साल 3 साल, लॉन्ग टर्म हो जाता है 5 साल 10 साल, और जो मनी मार्केट्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, लेस देन और इक्वल टू 1 year। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब मैंने बताया था सिक्योरिटीज। तो कैपिटल मार्केट में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इस तरह की सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी हम 11th क्लास में कर चुके हैं, सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, इनके साथ डील किया जाता है इन द कैपिटल मार्केट्स। और जो मनी मार्केट्स हैं उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो होते हैं ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल बिल एंड कॉल मनी। पहले इनका भी सिलेबस में पूछा जाता था कि व्हाट आर दीज इंस्ट्रूमेंट्स, हर एक इंस्ट्रूमेंट्स की डिटेलिंग होती थी, लेकिन अब आपको सिर्फ नाम याद करने जरूरी है और इनकी डिटेल्स आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इन द करंट ईयर दे आर नॉट इन द सिलेबस। क्लियर। उसके बाद हम देख लेते हैं पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स का मतलब कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। जो कैपिटल मार्केट होती है उसमें बिजनेस फर्म्स फॉर द फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज इशू करती हैं और इन्वेस्टर्स को इनवाइट करती हैं टू इन्वेस्ट इन द सिक्योरिटीज। तो जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, बैंक्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, बिजनेस फर्म्स हो सकती हैं, लोकल या फॉरेन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, या इन्वेस्टर्स फ्रॉम द मेंबर ऑफ द पब्लिक। ये कोई भी जो है वो कैपिटल मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक तो कंपनी होती है और उस कंपनी में जो कोई भी इन्वेस्ट करता है वो अदर पार्टी होती है। तो ये सारे
पार्टिसिपेंट्स होते हैं कैपिटल मार्केट के। मनी मार्केट में क्या होता है कि ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस जो है वो पार्टिसिपेंट्स होती हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल कंपनीज। हालांकि जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है उसमें इंडिविजुअल मेंबर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स जो एक्सचेंज होते हैं इंस्टीट्यूशंस के बीच में होते हैं। तो नॉर्मली मनी मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मेंबर्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक नहीं होते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट आउटले देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट आउटले मतलब कि कितना पैसा जो है वो कैपिटल मार्केट्स में लगाया जाता है। हालांकि इन्वेस्टमेंट्स तो ज्यादा अमाउंट की होती हैं, लेकिन जो डिनोमिनेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो कम होती हैं। शेयर्स या डिबेंचर्स, इनकी वैल्यू 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, और ये इसलिए रखी जाती है ताकि कोई भी जनरल पब्लिक से किसी के पास लो सेविंग्स भी हैं वो भी उसका पार्टिसिपेंट बन सके और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो इन्वेस्टमेंट आउटले कैपिटल मार्केट में कम होता है एज फार एज द डिनोमिनेशंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स आर कंसर्न। लेकिन मनी मार्केट में जो डिनोमिनेशंस होती हैं इन मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की, वो ज्यादातर थाउजेंड्स या लैक्स ऑफ रुपीज में होती है। 25,000, 10,000, 1 लाख, मल्टीपल्स ऑफ 25,000। तो इन्वेस्टमेंट आउटले मनी मार्केट में ज्यादा होता है। लेकिन उसके बाद भी हम देखेंगे जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इवन दो द इन्वेस्टमेंट आउटलेज ऑफ द लो वैल्यू, लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो कैपिटल मार्केट्स में हाई होता है। रीजन उसका क्या है कि एक तो लंबे टाइम के लिए फंड्स को इन्वेस्ट किया जाता है और इसमें कैपिटल गेन्स होते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज, शॉर्ट टर्म सोर्सेज। तो जो शेयर्स होते हैं उसमें रिटर्न्स कंफर्म नहीं होते हैं। इन्वेस्टर्स मे गेट द डिविडेंड, द इन्वेस्टर्स मे नॉट गेट द डिविडेंड, लेकिन रेगुलरिटी ऑफ रिटर्न नहीं है। बट जब भी रिटर्न्स मिलते हैं, हाई रिटर्न्स मिलते हैं, क्योंकि दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, इक्विटी शेयर होल्डर्स। डिवेंचर होल्डर्स तो नहीं होते, इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर्स होते हैं और उनको हमेशा हायर रिटर्न मिलता है। जो कुछ भी बचता है कंपनी के पास आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट और फिक्स्ड ऑब्लिगेशन पेमेंट्स, आफ्टर पेइंग टैक्स, जो कुछ भी बचता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ही बचता है। और लंबे टाइम के लिए जब भी फंड्स इन्वेस्ट होंगे तो उसमें रिटर्न्स भी ज्यादा होंगे। तो इन्वेस्टमेंट आउटले लो है, लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो हैं वो हाई है कैपिटल मार्केट्स में, और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मनी मार्केट में लो हैं। अगेन रीजन कि उनकी ड्यूरेशन शॉर्टर होती है और उसमें परसेंटेज फिक्स होती है, उससे ज्यादा रिटर्न्स उस पे नहीं मिलते हैं, क्योंकि जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होल्डर्स होते हैं दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी। उसके बाद देखिए बच्चों सेफ्टी। सेफ्टी मतलब कि कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो सेफ्टी भी यहां पर कम है। एक तो हमें पता ही है कि रिस्क और रिटर्न के बीच में डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है, ग्रेटर द रिस्क द ग्रेटर द रिटर्न। तो यहां पर ज्यादा रिस्क होता है। क्यों? अगेन फंड्स जो हैं वो लंबे टाइम के लिए ब्लॉक हो जाते हैं और रिटर्न्स अनसर्टेन है, गारंटीड नहीं है, तो ये ज्यादा रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। हालांकि रिटर्न भी इसमें ज्यादा होते हैं। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बहुत सेफ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसमें जो है रिटर्न्स गारंटीड होते हैं, ड्यूरेशन शॉर्ट होता है। इन सब चीजों की वजह से उसका रिस्क क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज लिक्विडिटी, दैट इज कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। तो जो शेयर्स होते हैं वो तो बहुत ही मुश्किल से कन्वर्ट होते हैं। शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंजेस में डील करके दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। और डिबेंचर्स की भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होती है, उनका मैच्योरिटी पीरियड होता है, उससे पहले उन्हें कन्वर्ट करने में कैश में परेशानी होती है। तो ये लेस लिक्विड होते हैं। दे कैन बी ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज बट इट टेक्स एफर्ट्स टू कन्वर्ट देम इनटू द कैश। तो दे आर कंसिडर्ड एज लेस लिक्विड एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर मोर लिक्विड। उनकी ड्यूरेशन शॉर्ट होती है, 12 महीने से कम होती है। और एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट है जिसको कहा जाता है DFHI, डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। ये कोई पर्टिकुलर मार्केट नहीं है। जिस तरह से बैंक्स फंक्शन करते हैं उसी तरह से ये एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है जो कि रेडी मार्केट प्रोवाइड करती है फॉर द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स।
तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स का एक ड्यूरेशन होता है। तो जिस तरह हमने देखा था 11th क्लास में कि अगर हमारे पास बिल्स हैं जो कि डेटर्स के ऊपर हमने इशू कर रखे हैं और अगर हमें पैसा उससे पहले चाहिए, वो ड्यूरेशन नहीं आई है, मैच्योरिटी पीरियड नहीं आया है, तो बैंक से जाके उन बिल्स को डिस्काउंट करा लिया जाता है। तो इसी तरह से डिस्काउंट हाउसेस होते हैं जो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्काउंट कर देते हैं बिफोर द मैच्योरिटी पीरियड ऑल्सो। सो दैट इज व्हाई द मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर मोर लिक्विड, दे कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड इवन देयर ड्यूरेशन इज शॉर्टर। तो बच्चों इस पूरे के पूरे कंपैरिजन से आपको डायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि कंपेयर द कैपिटल मार्केट विद द मनी मार्केट, या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस में आउट ऑफ द कैपिटल एंड मनी मार्केट विच मार्केट इज मोर रिस्कियर, विच मार्केट इज मोर सेफर, वेयर द इन्वेस्टमेंट आउटले इज मोर, वेयर द इन्वेस्टमेंट आउटले इज लेस, What are the participants in this market, या आपको पार्टिसिपेंट्स दिए होंगे एमसीक्यूज में जिसमें पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा पार्टिसिपेंट जो है वो मनी मार्केट का नहीं है या कौन सा पार्टिसिपेंट जो है वो कैपिटल मार्केट का नहीं है, या ड्यूरेशन की बेसिस पे। तो किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल बेसिस पे एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। लेकिन एक बार जो भी आपको कंपैरिजन है वो समझ में आ जाए तो आप इजीली किसी भी तरह के क्वेश्चन इसमें से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम लेंगे कंपैरिजन बिटवीन द प्राइमरी मार्केट्स एंड द सेकेंडरी मार्केट्स। बच्चों टू मेन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स हमने कर ली हैं, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। नाउ वी विल डू द सब क्लासिफिकेशन ऑफ द कैपिटल मार्केट एज प्राइमरी मार्केट्स एंड द सेकेंडरी मार्केट्स। मैंने यहाँ पे कंपैरेटिव चार्ट बना लिया। हमें दोनों कॉन्सेप्ट्स करने हैं, प्राइमरी मार्केट भी और सेकेंडरी मार्केट भी। सेकेंडरी मार्केट को थोड़ा डिटेल में करना है। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि प्राइमरी मार्केट के मेथड्स ऑफ इशू इन द प्राइमरी मार्केट इस साल सिलेबस में नहीं है, तो वो हम नहीं करेंगे। हम सिर्फ पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्राइमरी मार्केट एंड व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स और व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट से वो कैसे अलग है। तो दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे और कंपैरेटिव स्टडी के साथ साथ ही हम सीख लेंगे अबाउट द प्राइमरी मार्केट्स एंड द सेकेंडरी मार्केट्स। सबसे पहले देखिए बच्चों के प्राइमरी मार्केट जो होती है उसे न्यू इशू मार्केट भी कहते हैं। रीजन बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि सिक्योरिटीज जब पहली बार कोई भी कंपनी इशू करती है, नई सिक्योरिटीज इशू करती है और पब्लिक को इनवाइट करती है टू सब्सक्राइब टू इट सिक्योरिटीज, दैट टाइप ऑफ अ मार्केट इज कॉल्ड द प्राइमरी मार्केट। तो इसीलिए इसको न्यू इशू मार्केट कहा जाता है, मार्केट फॉर द सेल ऑफ द न्यू सिक्योरिटीज। और किसी भी कंपनी को, या तो जब कोई नई कंपनी फॉर्म होती है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था बच्चों फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, और जब हमने स्टेजेस करी थी फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की, तभी हमने देखा था कि जो कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज है वहीं पर हमने बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पढ़ी थी कि किस तरह से कंपनी जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ कनेक्ट होती है और पब्लिक को इनवाइट करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑब्टेन करती है। तो ऑल दीज फॉर्मेलिटीज सिर्फ अपने दिमाग में रिकैप कर लीजिए, उससे आप कनेक्ट हो जाएंगे दैट हाउ द सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द कंपनी। तो जब कभी कोई नई कंपनी फॉर्म होती है या कोई एग्जिस्टिंग कंपनी एक्सपैंड एंड ग्रो होती है या उसको किसी नए प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती हैं या डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स होते हैं किसी कंपनी के, इन सारी चीजों के लिए जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है उन्हें पूरा करने के लिए जब कंपनीज नई सिक्योरिटीज इशू करती हैं ताकि उनके पास कैपिटल आए, देन दैट टाइप ऑफ अ मार्केट वेयर सच ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द प्राइमरी मार्केट। तो जो मार्केट फॉर द सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज होती है दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी मार्केट, and the market for the second hand securities. What do we mean by second hand securities? जो एक बार कंपनी ने इशू कर दी, अब वो कंपनी के पास वापस नहीं आती है सिक्योरिटीज, वो इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में ही एक्सचेंज होती रहती हैं, और जिस मार्केट के थ्रू वो एक्सचेंज होती हैं, जो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज एक्सचेंज होती हैं, that market is called the secondary market and another name for the secondary market is the stock exchange. तो दोनों का मीनिंग और कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब सिक्योरिटीज पहली बार इशू होती हैं, कंपनी इशू करती है, जब फाइनेंशियल असेट्स क्रिएट किए जाते हैं बाय द कंपनी, देन दैट मार्केट इज कॉल्ड द प्राइमरी मार्केट एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द न्यू इशू मार्केट।
और जब सिक्योरिटीज एक बार मार्केट में आ जाती हैं और फिर वो स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू एक इन्वेस्टर से दूसरे इन्वेस्टर के बीच में पास ऑन होती हैं या एक्सचेंज होती हैं, तो उस मार्केट को हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट एंड द स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ पे बच्चों मैंने कंपैरेटिव चार्ट जो है उसके बेसिस आप अपने पास नोट कर लीजिए। पार्टीज इन्वॉल्व, कैपिटल फॉर्मेशन, उसके बाद ज्योग्राफिकल लोकेशन, प्राइस फिक्सेशन, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज एंड एंट्री। इन बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे प्राइमरी मार्केट्स को सेकेंडरी मार्केट्स के साथ। देखो प्राइमरी मार्केट्स में जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसा मैंने अभी बताया, कंपनी होती है और इन्वेस्टर्स होते हैं। कंपनी, जिस कंपनी को भी, कंपनी कहलाती है द वन विच रिक्वायर्स द फंड्स, जिसको फंड्स की जरूरत है, और इन्वेस्टर्स होते हैं सरप्लस यूनिट्स, जिनके पास फंड्स अवेलेबल है। अब वो इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है, हमने फाइनेंशियल मार्केट में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि वो बैंक्स हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, कोई एक ग्रुप ऑफ पर्सन हो सकता है, कोई एक इंडिविजुअल हो सकता है, कोई बिजनेस फर्म्स हो सकती हैं। सो इट कैन बी एनीवन हु हैज अ सरप्लस फंड। तो यहाँ पे जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं वो कंपनी होती है जो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज इशू करती है, और दूसरा इन्वेस्टर होते हैं जो कि कंपनी की सिक्योरिटीज को खरीद कर उसके शेयर होल्डर या मेंबर बनते हैं। सेकेंडरी मार्केट्स में इन्वेस्टर एंड द इन्वेस्टर, जो ट्रांजैक्शन होती है सेकेंडरी मार्केट में, वो सिर्फ इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच में ही होती है। मान लीजिए मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे तो मैं उसकी शेयर होल्डर बन गई। अब मुझे थोड़े टाइम बाद जब उसका पैसा बढ़ गया तो मुझे वो बेचने हैं और मुझे कुछ प्रॉफिट अर्न करना है, तो मैं वो कंपनी को वापस नहीं दूंगी, मैं स्टॉक एक्सचेंज में उन शेयर्स को डील करूंगी और उन शेयर्स को बेचकर आई विल अर्न द प्रॉफिट। और मुझसे जो खरीदेगा वो भी कोई ना कोई इन्वेस्टर ही होगा, जिसके पास सरप्लस मनी है, वो मुझसे शेयर खरीद लेगा, मैं उसे शेयर बेच दूंगी, तो मैं भी इन्वेस्टर और वो भी इन्वेस्टर। तो स्टॉक एक्सचेंज में जो दो पार्टीज होती हैं वो इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स ही होते हैं। ठीक है बच्चों, कम टू द नेक्स्ट, कैपिटल फॉर्मेशन। अब यहां से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि कंपनी पहली बार जब फाइनेंशियल सिक्योरिटीज क्रिएट करती है तो डेफिनेटली कैपिटल फॉर्म होगा, डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि फंड्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सरप्लस यूनिट्स टू द डेफिसिट यूनिट्स। जिनके पास फंड्स अवेलेबल हैं वो उनको फंड्स देंगे जिनको फंड्स की जरूरत है। तो यहां पर जो ट्रांसफर हो रहा है फंड्स का वो सरप्लस यूनिट्स से डेफिसिट यूनिट्स में ट्रांसफर हो रहा है पहली बार, तो दैट इज व्हाई द कैपिटल इज फॉर्म, द एसेट इज क्रिएटेड। तो कैपिटल फॉर्मेशन यहाँ पे डायरेक्ट है। स्टॉक एक्सचेंजेस में कोई कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, या हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन है, क्योंकि फंड्स जो एक्सचेंज हो रहे हैं वो सरप्लस यूनिट्स के बीच में ही एक्सचेंज हो रहे हैं, इन्वेस्टर्स और इन्वेस्टर्स में ही एक्सचेंज हो रहे हैं। तो जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा ट्रांजैक्शन की वजह से उतना ही सिर्फ कैपिटल फॉर्म होगा। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज ईदर नो कैपिटल फॉर्मेशन और इनडायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन। फिर देखिए बच्चों, ज्योग्राफिकल लोकेशन, नो फिक्स्ड लोकेशन, क्योंकि कंपनी और इन्वेस्टर्स के बीच में जब कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो किसी एक प्लेस पे नहीं हो रही है। जहां जहां पे भी कंपनीज हैं, डायरेक्ट कंपनीज की डीलिंग हो रही है, या तो ऑनलाइन हो रही है या फिर ऑफलाइन हो रही हैं। प्रोस्पेक्टस इशू किया जाएगा, कंपनी में फॉर्म भरा जाएगा, कंपनीज एप्लीकेशंस इनवाइट करती हैं, फिर शेयर होल्डर्स अप्लाई करते हैं, और इसके बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स तो आप अकाउंटेंसी में पढ़ चुके हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये सारी टेक्निकल टर्म्स की डिटेल में अभी हमें नहीं जाना है। बस हमें ये जानना है कि जब कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है इन्वेस्टर्स को, तो जो कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं होता, उसका कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती है, डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन होती है बाय ट्रांजैक्शन बिटवीन द कंपनी एंड द इन्वेस्टर। सो देयर इज नो लोकेशन फॉर द प्राइमरी मार्केट। लेकिन स्टॉक एक्सचेंजेस की तो फिक्स लोकेशन होती है, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, फिजिकल फॉर्म में वहां पर डीलिंग होती है, और अब क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी होती हैं तो अब वर्चुअल ट्रांजैक्शंस भी होती हैं, पर फिजिकल ट्रांजैक्शंस भी साथ साथ होती हैं। तो स्टॉक एक्सचेंजेस की फिक्स लोकेशन होती है और उनके फिक्स वर्किंग आवर्स भी होते हैं, कब से कब तक वहां पे ट्रांजैक्शंस जो है वो की जाती हैं। सो स्टॉक एक्सचेंजेस हैव द फिक्स लोकेशन बट प्राइमरी मार्केट्स डू नॉट हैव एनी फिक्स ज्योग्राफिकल लोकेशन। प्राइस फिक्सेशन की अगर हम बात करें
तो प्राइसेस जब पहली बार सिक्योरिटीज इशू होती हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था जब हमने मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट डिस्कस की थी, तो मैंने बताया था डिनोमिनेशंस। तो जो प्राइसेस फिक्स किए जाते हैं, 50 रुपए का शेयर होगा, जो उसकी फेस वैल्यू होती है, जो उसकी नॉमिनल वैल्यू होती है, उसको पार वैल्यू भी कहते हैं। 10 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए का, 50 रुपए का। तो ये कंपनी तय करती है कि कितने पार्ट्स में, किस डिनोमिनेशन में वो अपना शेयर प्राइस या डिबेंचर्स या दूसरी सिक्योरिटीज के प्राइस वो तय करेगी। तो प्राइस जो फिक्स होता है प्राइमरी मार्केट में, इट इज फिक्स्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। तो इसमें कोई फोर्सेस, कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं होती हैं जिनकी वजह से प्राइस फिक्स होता है। कंपनी की रेपुटेशन, उसकी गुडविल, उसकी ब्रांड आइडेंटिटी, उन सारे फैक्टर्स को देखकर ही प्राइसेस फिक्स किए जाते हैं। लेकिन जो प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज फिक्स होते हैं सेकेंडरी मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज में, वो डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स पे फिक्स होते हैं। शेयर प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, शेयर प्राइसेस कम होते रहते हैं। डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है तो शेयर प्राइसेस बढ़ जाते हैं। कंपनी की रेपुटेशन और गुडविल से उसके शेयर प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से अगर डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, तो शेयर प्राइसेस कम हो जाएंगे। डिमांड एंड सप्लाई की थ्योरी वेल नोन थ्योरी है जो सभी जानते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई के ही हिसाब से प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस में फिक्स होते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बाइंग एंड सेलिंग। अब हम देखते हैं कि ओनली बाइंग, नो सेलिंग टेक्स प्लेस इन द प्राइमरी मार्केट। अब आप सोचेंगे कि कंपनी सेल तो कर रही है और इन्वेस्टर्स परचेज कर रहे हैं, तो आप सोचेंगे कि यहां पर भी बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। लेकिन यहां पर कंपनीज फाइनेंशियल असेट्स क्रिएट कर रही हैं और इन्वेस्टर्स उन्हें खरीद रहे हैं। इन्वेस्टर्स आर नॉट सेलिंग द सिक्योरिटीज। इसीलिए यहां कहा जाता है कि ओनली द इन्वेस्टर्स आर बाइंग द सिक्योरिटीज, दे आर नॉट सेलिंग द सिक्योरिटीज टू द कंपनीज। So that is why only buying takes place, no selling takes place in the primary market. लेकिन secondary market में एक इन्वेस्टर खरीद रहा है, दूसरा इन्वेस्टर बेच रहा है। तो सरप्लस यूनिट्स से सरप्लस यूनिट्स में जब सिक्योरिटीज एक्सचेंज होती हैं तो उसको हम कहते हैं बोथ बाइंग एंड सेलिंग। दैट somebody is buying is also from the surplus unit, somebody is selling is also from the surplus unit। लेकिन प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज क्रिएट होती हैं और उनको इन्वेस्टर्स खरीदते हैं, उसको इन्वेस्टर्स बेचते नहीं हैं कंपनी को। दैट इज व्हाई यू ऑलवेज हैव टू टेक केयर दैट नो सेलिंग टेक्स प्लेस इन द प्राइमरी मार्केट। इट इज ओनली द बाइंग बाय द इन्वेस्टर्स फ्रॉम द कंपनी दैट टेक्स प्लेस इन द प्राइमरी मार्केट। फिर उसके बाद देख लीजिए एंट्री। ऑल द कंपनीज एंटर द प्राइमरी मार्केट्स टू रेज द कैपिटल। हर कंपनी, every individual company which is allowed to raise the funds from the public, वो सारी कंपनीज को ही कैपिटल चाहिए होता है और वो पब्लिक को इनवाइट करती है टू सब्सक्राइब टू इट्स सिक्योरिटीज। तो हर एक कंपनी जो है उसको कैपिटल चाहिए होता है। तो हर कंपनी जो है वो पार्ट ऑफ प्राइमरी मार्केट है, लेकिन हर कंपनी जो है वो पार्ट ऑफ सेकेंडरी मार्केट नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में प्रोसीजर जब हमने करा था तो हमने देखा था कि लिस्टिंग करवानी पड़ती है स्टॉक एक्सचेंजेस में। तो ओनली लिस्टेड कंपनीज कैन गेट देयर सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंजेस। अनलिस्टेड कंपनीज सिक्योरिटीज आर नॉट ट्रेडेड इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो सेकेंडरी मार्केट्स में लिस्टेड कंपनीज ही पार्टिसिपेट करती हैं, अनलिस्टेड कंपनीज पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। तो एंट्री के बेसिस पे भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ the definition, on the basis of the name, on the basis of how many parties and what are the names of the parties involved, capital formation direct है या indirect है, क्या geographical location है या नहीं है, prices कैसे fix होते हैं, क्या बाइंग एंड सेलिंग दोनों टेक प्लेस होती है पर्टिकुलर मार्केट में या सिर्फ बाइंग टेक प्लेस होती है, या जो है सारी तरह की कंपनीज दोनों मार्केट एंटर करती हैं, या कुछ कंपनीज ही सिर्फ सेकेंडरी मार्केट एंटर करती हैं। तो ये सारे फैक्ट्स जो हैं आपको इस कंपैरेटिव चार्ट से बहुत आसानी से समझ में आ जाने चाहिए। फिर से मैं आपसे कहूंगी कि अगर एमसीक्यूज हैं तो इस तरह के एमसीक्यूज 1 मार्कर आपसे पूछे जा सकते हैं कि विच टाइप ऑफ अ मार्केट रिजल्ट्स इन द डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन, विच मार्केट डज नॉट रिजल्ट इन द डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन, विच मार्केट हैज अ ज्योग्राफिकल
geographical location, which market does not have a geographical location, how are the prices fixed in the primary markets, how are the prices fixed in the secondary market. तो इस तरह के स्मॉल क्वेश्चंस जो हैं आपको एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं, या डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट पूरा 6 नंबर का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर केस स्टडी दी जा सकती है कि एक पर्टिकुलर मार्केट के बारे में सारा डिस्क्रिप्शन दे रखा हो और आपसे कहा जाए कि आइडेंटिफाई करिए कि ये प्राइमरी मार्केट की बात हो रही है या सेकेंडरी मार्केट की बात हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है वो आपको आसानी से आप अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आपको इसका कंपैरिजन समझ में आ जाए। तो क्योंकि हमें अभी करना है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस और व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेकेंडरी मार्केट्स, तो यहीं से हमें कुछ फंक्शन बहुत आसानी से क्लियर हो रहे हैं कि मार्केट फॉर द सेकेंड हैंड और द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। तो इसका मतलब सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट होती है जो मार्केटेबिलिटी या लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, किसको प्रोवाइड करती है, टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। सो ये एक बेसिक फंक्शन होता है स्टॉक एक्सचेंजेस का, दैट सेकेंडरी मार्केट्स प्रोवाइड लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू द वेरियस सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। फिर उसके बाद जैसा हमने यहाँ देखा कि डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स से प्राइसेस डिटरमाइन होते हैं, तो ये एक और फंक्शन होता है स्टॉक एक्सचेंजेस का, दैट सेकेंडरी मार्केट्स हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ द प्राइसेस ऑफ द सिक्योरिटीज, क्योंकि उन्हीं मार्केट्स में जब शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं तो उनकी डिमांड एंड सप्लाई से जो है वो प्राइसेस फिक्स होते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी मार्केट्स जो हैं वो सरप्लस यूनिट से सरप्लस यूनिट्स पे फंड्स को ट्रांसफर करती हैं, तो इक्विटी कल्चर क्रिएट करने में सेकेंडरी मार्केट्स हेल्पफुल होती हैं। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस जो हैं वो यहीं से आपको क्लियर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पर ये जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इनको पॉइंट्स में लिख दिया है और हर एक पर्टिकुलर फंक्शन के 2-2 सब पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो ये आपके लिए नोट्स का काम करेंगे कि अगर डायरेक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, तो आप ये सारे फंक्शंस, हेडिंग्स और उसकी सब हेडिंग्स इस तरह से पॉइंट्स में लिखेंगे। सो यू विल बी एबल टू सिक्योर 100% मार्क्स इफ यू गेट द क्वेश्चन फ्रॉम द फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। इसकी मैंने एक शॉर्ट फॉर्म सी भी बना ली है। पी से स्टार्ट होने वाले 3 पॉइंट्स हैं, एस से स्टार्ट होने वाले 2 पॉइंट्स हैं और सी का 1 पॉइंट है। तो P3CS2, तो PCS इसकी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, या CSP, सी का सिंगल पॉइंट है, एस के 2 है, पी के 3 है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। टोटल 6 फंक्शंस हैं। तो सबसे पहले देखिए, प्रोवाइडिंग मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी टू द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, ये हमने देख ही लिया, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ऐसी मार्केट्स हैं जहां पे सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज डील की जाती हैं। जो सिक्योरिटीज कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है उन सिक्योरिटीज को इन्वेस्टर्स आपस में खरीदते और बेचते हैं। तो डेफिनेटली वो एक मार्केट है जहां पे इन सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है। तो इसीलिए स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वो क्या बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, मार्केटेबिलिटी ऑफ द सिक्योरिटीज का। और दूसरा है लिक्विडिटी ऑफ द सिक्योरिटीज का। लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्टेबिलिटी इनटू द कैश। तो जब कोई एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को अपने शेयर्स या डिबेंचर्स या सिक्योरिटीज बेचेगा और दूसरा खरीदेगा, तो वो जो सिक्योरिटीज है वो कैश में कन्वर्ट होंगी। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट दे परफॉर्म द लिक्विडिटी फंक्शंस आल्सो। उसको आप पॉइंट्स में कैसे लिख सकते हैं, क्रिएट कॉन्टिन्यूअस मार्केट्स वेयर द सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड। तो यहाँ पे आप कॉन्टिन्यूअस मार्केट्स अंडरलाइन कर दीजिए, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज ऐसी रेडियो कॉन्टिन्यूअस मार्केट्स है जहां पे सिक्योरिटीज खरीदी और बेची जाती हैं। तो ये मार्केटेबिलिटी से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन हो गया। गिव्स चांस टू द इन्वेस्टर्स टू डिसइन्वेस्ट एंड रीइन्वेस्ट। लिक्विडिटी के लिए हमें क्या पॉइंट बताना है कि कोई डिसइन्वेस्ट करता है और कोई रीइन्वेस्ट करता है। जो बेच रहा है वो डिसइन्वेस्ट कर रहा है, जो खरीद रहा है वो रीइन्वेस्ट कर रहा है। तो इससे लिक्विडिटी फंक्शन परफॉर्म होता है। तो एक हेडिंग दे देंगे और उसके आप 2 पॉइंट्स लिख देंगे। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन, प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटीज। ये भी मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था। अ मैकेनिज्म ऑफ कांस्टेंट वैल्यूएशन through which the prices are determined. स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट्स है जिससे प्राइसेस का कांस्टेंट वैल्यूएशन होता रहता है
और वो होता कैसे है? ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा, सच वैल्यूएशन प्रोवाइड इंस्टेंट इंफॉर्मेशन टू बोथ द बायर्स एंड द सेलर्स। तो वो जो वैल्यूएशन है उससे बायर्स और सेलर्स को रेडीमेड इंफॉर्मेशंस मिलती हैं अबाउट द डिमांड एंड द सप्लाई एंड अबाउट द प्राइसेस। सो प्राइस डिटर्मिनेशन is another important function of stock exchange. On the basis of demand and supply, the prices of the securities are fixed in the stock markets. Come to the third point, starting with P, providing scope for speculation. Speculation बच्चों एक तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव वर्ड नहीं है, लेकिन हेल्दी स्पेकुलेशन जो है वो पॉजिटिव वर्ड है। स्पेकुलेशन होता है सट्टेबाजी। जो स्पेकुलेशंस लगाते हैं कुछ लोग कि शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे, शेयर प्राइसेस कम हो जाएंगे, उसी हिसाब से वो डिसइन्वेस्ट और री इन्वेस्ट करते हैं। तो कुछ हेल्दी स्पेकुलेशन जरूरी होती है फॉर द इकोनॉमी। तो यहां पर स्टॉक एक्सचेंजेस से उन स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज को बेस मिलता है। प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ। लेकिन जो स्पेक्युलेटर्स होते हैं उनको लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, उसके बाद वो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं। A certain degree of healthy speculation is necessary to ensure liquidity. उसी स्पेकुलेशन की बेसिस पे इन्वेस्टर्स डिसइन्वेस्ट या री इन्वेस्ट करने का डिसीजन लेते हैं। तो एक हेल्दी स्पेकुलेशन जो है वो जरूरी होती है फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, फॉर इंश्योरिंग द लिक्विडिटी। इस तरह की स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज को स्टॉक एक्सचेंजेस से ही बेस मिलता है। तो एक और फंक्शन स्टॉक एक्सचेंजेस का क्या है? प्रोवाइड स्कोप फॉर स्पेकुलेशन, बट यू हैव टू स्पेसिफिकली मेंशन हेल्दी स्पेकुलेशन। द स्पेकुलेशन शुड नॉट बी नेगेटिव। स्पेकुलेशन शुड नॉट बी सच कि कोई जो ब्रोकर है वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है और उन इंफॉर्मेशंस के बेसिस पे इन्वेस्टर्स जो हैं वो मैनिपुलेट हो रहे हैं। तो सच टाइप ऑफ स्पेकुलेशन इज नॉट अ हेल्दी स्पेकुलेशन, इट इज अ नेगेटिव स्पेकुलेशन। बट स्टॉक एक्सचेंजेस प्रोवाइड द स्कोप फॉर हेल्दी स्पेकुलेशन। ये 3 पी से पॉइंट्स थे। उसके बाद देखिए सी से, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होती है बच्चों? जब भी फ्लो ऑफ मनी होता है, एक्सचेंज ऑफ फंड्स होता है बिटवीन द टू पार्टीज, बायर एंड द सेलर, तो उस केस में डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन तो नहीं होती है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जब हमने डिस्कस करा था प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, कि प्राइमरी मार्केट डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मुलेशन में हेल्प करती है और सेकेंडरी मार्केट जिनको हम स्टॉक एक्सचेंजेस कहते हैं वो इनडायरेक्ट कैपिटल फॉर्मुलेशन में हेल्प करती हैं। यहां पॉइंट्स देखिए, थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट एंड री इन्वेस्टमेंट्स savings gets channelized into the most productive investment avenues. This results in the capital formation and the economic growth. तो किससे? यहाँ पे डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इनडायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन उससे भी क्या हो रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। क्यों? क्योंकि री इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट से सेविंग्स जो है वो चैनलाइज हो रही है टुवर्ड्स द मोस्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो जिनके पास भी सरप्लस मनी अवेलेबल है वो शेयर्स में इन्वेस्ट करते रहते हैं और जिनको पैसे की जरूरत है वो डिसइन्वेस्ट करते रहते हैं, और उससे जो कैपिटल गेन क्रिएट होता है दैट कैपिटल गेन रिजल्ट्स इन द इकोनॉमिक ग्रोथ। I hope it is clear to you. Come to the next point. S से 2 पॉइंट्स है, सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड स्प्रेडिंग ऑफ द इक्विटी कल्चर। सेफ्टी ऑफ ट्रांजेक्शंस में सब पॉइंट्स मैंने लिखे हैं 2। मेंबरशिप ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज इज वेल रेगुलेटेड। अभी हम आगे पढ़ेंगे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सारे स्टॉक एक्सचेंजेस की एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है। तो जो लोग भी स्टॉक एक्सचेंजेस में डील करते हैं वो मॉनिटर्ड तरीके से डील करते हैं। जो सिक्योरिटीज होती हैं जिसमें मेंबर्स एक्सचेंज करते हैं वो वेल रेगुलेटेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस जहां पे डीलिंग की जाती है। इन्वेस्टिंग पब्लिक गेट्स द सेफ एंड द फेयर डील ऑन द स्टॉक मार्केट्स। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन स्टॉक एक्सचेंजेस क्यों प्रोवाइड करते हैं? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस जो है वो विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क काम करती हैं। तो अनऑथराइज बॉडीज नहीं है, इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है। तो ऐसी मार्केट्स हैं जो रेगुलेटेड मार्केट्स हैं,
इसीलिए उसमें सेफ एंड फेयर डील्स जो है उनके मेंबर्स को मिलती हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, स्प्रेडिंग ऑफ द इक्विटी कल्चर, इसको कल्ट भी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। स्टॉक एक्सचेंजेस एजुकेट द पब्लिक अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स। जो स्टॉक एक्सचेंजेस से डील करते हैं ब्रोकर्स, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड पर्संस in dealing with the securities. They inform the investors about what are the prices going on, what are the chances of increase in the price, what are the chances of decrease in the price. तो वो लगातार अपने members को educate करते रहते हैं। Ensure wider share ownership by regulating new issues, better trading practices, etc. तो वो ऐसा करने से लोगों को मोटिवेट करते रहते हैं, इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते रहते हैं दैट हाउ दे कैन डील सेफली इन द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो लोग जो हैं अपनी सेविंग्स को through these members of the stock exchange, through these brokers of the stock exchange, most productive ways में channelize कर पाते हैं, because these stock exchanges performing the function of educating the people, of making the people believe that they can invest in the securities that are dealt in the stock exchanges and they can make money, they can earn reasonable profits, they can help in the economic growth. तो इस तरह का कॉन्फिडेंस देकर वो एक सेविंग की हैबिट, एक इक्विटी कल्चर की हैबिट इनकलकेट करते हैं सोसाइटी में। सो दिस इज ऑल्सो द फंक्शन दैट इज परफॉर्म थ्रू द स्टॉक एक्सचेंजेस। तो एक बार फिर से सम अप कर लेते हैं, क्योंकि सिक्योरिटीज बाय एंड सेल होती हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, तो इसीलिए मार्केटेबिलिटी उसका बेसिक फंक्शन है। क्योंकि सिक्योरिटीज कैश में कन्वर्ट की जा सकती है स्टॉक एक्सचेंजेस में, तो लिक्विडिटी भी उसका फंक्शन है। क्योंकि सिक्योरिटीज की डिमांड एंड सप्लाई से स्टॉक एक्सचेंजेस में प्राइस डिटरमाइन होते हैं, तो प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज भी उसका फंक्शन है। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंजेस में बेसिक हेल्दी स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज जो हैं वो प्रमोट होती हैं, तो हेल्दी स्पेक्युलेशन प्रोवाइड करना भी स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन है। उसके बाद डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन ना सही, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट और री इन्वेस्टमेंट से जो कैपिटल गेन्स होते हैं उससे जो है चैनलाइज हो जाती हैं सेविंग्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव चैनल्स, और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। उसके अलावा क्योंकि ये रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो यहाँ पे सेफ्टी ऑफ द ट्रांजैक्शंस भी इंश्योर होती है टू द मेंबर्स, एंड इक्विटी कल्चर स्प्रेड करने का काम करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस। तो अगेन P से 3 पॉइंट्स, C से 1 पॉइंट और S से 2 पॉइंट्स, इस तरह से 6 बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। So let's move on to the very interesting and very important topic that I will tell you that how you can learn very easily, that is the trading procedure and the settlement procedure in the stock exchange। बच्चों, ये जो ट्रेडिंग प्रोसीजर है स्टॉक एक्सचेंज का, इसमें टोटल 10 स्टेप्स होते हैं और 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। इस प्रोसीजर को बहुत ध्यान से बच्चों, एक एक वर्ड, एक एक लाइन आप ध्यान से सुनना, और ये जो ब्लू एरोज है इसके थ्रू मैंने दिखा रखा है कि कौन कौन सा स्टेप किस किस के बीच में परफॉर्म होता है। एक सबसे पहले तो इन्वेस्टर होता है जिसको या तो सिक्योरिटीज खरीदनी है या बेचनी है। उसके बाद एक इंटरमीडियरी होती है, रजिस्टर्ड ब्रोकर होता है जो कि सिक्योरिटीज खरीदने या बेचने में मदद करता है इन्वेस्टर की। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो थर्ड पार्टी होती है, दैट इज द स्टॉक एक्सचेंज, जो मार्केट्स जहां से सिक्योरिटीज खरीदी या बेची जाती हैं, जहां पे वो अवेलेबल होती हैं। अब टोटल 10 स्टेप्स में पहले 3 स्टेप्स जो हैं वो सारे इन्वेस्टर्स के पार्ट पर है, ध्यान से देखिए। सबसे पहला स्टेप है इन्वेस्टर, ही अप्रोचेस द रजिस्टर्ड ब्रोकर। इन्वेस्टर जो है कोई रजिस्टर्ड ब्रोकर ढूंढता है और उससे कांटेक्ट करता है। इन्वेस्टर को कोई ब्रोकर ढूंढना पड़ता है जो कि रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए,
अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो ब्रोकर्स हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं थ्रू द इंस्टीट्यूट्स विच आर कॉल्ड द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं और जिन लोगों को स्टॉक एक्सचेंजेस और सिक्योरिटीज में डील करना होता है उन्हें वहां से मेंबरशिप या रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करनी पड़ती है, वो कहलाते हैं रजिस्टर्ड ब्रोकर। तो सबसे पहला जो स्टेप है उसको भी मैंने 3 पार्ट्स में लिख दिया है कि सबसे पहले इन्वेस्टर रजिस्टर्ड ब्रोकर ढूंढेगा, फिर ही विल एंटर इनटू क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट, जो ब्रोकर उसने फाइनलाइज करा है उसके साथ वो एग्रीमेंट साइन करेगा, एंड देन ही विल फिल द क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बहुत सारी डिटेल्स देनी होती है इन्वेस्टर को, जैसे कि परमानेंट अकाउंट नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, क्लाइंट कोड नंबर भी उस फॉर्म में मेंशन होता है, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स, ये सारी डिटेल्स जो है उस फॉर्म में प्रोवाइड की जाएंगी। तो पहला स्टेप that the investor will find out the broker, he will enter into an agreement with the broker, he will fill the registration form, provide certain details, and that is the first step that takes place between the investor and the broker। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में भी देखिए मैंने एरो ऐसे ही दिखा रखा है कि इन्वेस्टर एक डीमैट अकाउंट खोलेगा। इसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। डीमटेरियलाइजेशन अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट जिसमें सिक्योरिटीज होल्ड की जाती हैं इलेक्ट्रॉनिकली, जिससे कि इन्वेस्टर अपनी सिक्योरिटीज को डिसइन्वेस्ट कर सकता है और री इन्वेस्ट कर सकता है। तो वो डीमैट अकाउंट खोलेगा जिसको हम बेनिफिशियल ओनर अकाउंट भी कहते हैं, और एक बैंक अकाउंट खुलेगा जिसके थ्रू पैसा एक्सचेंज किया जाएगा बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज का। तो पहला स्टेप, इन्वेस्टर ने ब्रोकर फाइंड आउट करा, उसके साथ एग्रीमेंट साइन करा, फॉर्म भरा। दूसरा स्टेप, इन्वेस्टर ने ही डीमैट अकाउंट खोला और बैंक अकाउंट खोला। तीसरा स्टेप देखिए कि अब इन्वेस्टर जो है वो ऑर्डर प्लेस करेगा, या तो उसे सिक्योरिटीज खरीदनी है या उसे सिक्योरिटीज बेचनी है, तो उसके लिए वो किसको ऑर्डर प्लेस करेगा? टू दी ब्रोकर। And he will give the clear instructions about the number of securities, the prices, and when he is going to give these informations to the broker, he will receive the order confirmation slip from the broker। तो पहली बार जब ब्रोकर कुछ इशू करेगा तो वो थर्ड स्टेप में इशू करेगा, जब इन्वेस्टर ऑर्डर प्लेस करेगा ब्रोकर को और ब्रोकर जो है वो ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप देगा इन्वेस्टर को। तो ये थर्ड स्टेप है जो कि किसके किसके बीच में हो रहा है? इन्वेस्टर और ब्रोकर के बीच में। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्टी पे, स्टेप फोर्थ में। जब इन्वेस्टर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया ब्रोकर को, तो अब ब्रोकर क्या करेगा? ही विल गो ऑनलाइन टू सर्च और टू फाइंड आउट और टू कनेक्ट टू द स्टॉक एक्सचेंज टू मैच द ऑर्डर। इस ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स इन्वेस्टर ने दी हैं ब्रोकर को, उन रिक्वायरमेंट्स को वो कहां ढूंढेगा? स्टॉक एक्सचेंजेस में ढूंढेगा। तो जो चौथा स्टेप है वो है ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंजेस के बीच में। अभी इसमें इन्वेस्टर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ये सर्च कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज में कि जो रिक्वायरमेंट्स है इन्वेस्टर्स की वो कहां पर अवेलेबल हैं, और वो स्टॉक एक्सचेंज से सर्च कर रहा है। फिर उसके बाद स्टेप 5 आ गया, on behalf of the stock exchange. The stock exchange will communicate to the broker about the shares or the securities that can be bought and sold। तो जो ब्रोकर ने इंफॉर्मेशंस दी है ना स्टॉक एक्सचेंज को, तो स्टॉक एक्सचेंज में जो भी डीलर्स हैं वो अगर सूटेबल मैच उनको मिल जाएगा तो वो भी किसको इन्फॉर्म करेंगे? टू द ब्रोकर। तो स्टेप 5 जो है वो अभी चल ही रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज कम्युनिकेट करेगा ब्रोकर को। ऑन रिसीविंग द कम्युनिकेशन द ब्रोकर इशूज द ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप टू द इन्वेस्टर। तो अब जब स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को कम्युनिकेट कर रहा है तो ये अभी स्टेप 5 ही है। स्टेप 4 और 5 किसके बीच में एक्सचेंज हो रहा है? ब्रोकर से स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर। अब हमारा स्टेप 5 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 6 में क्या देखना है?
Within 24 hours, the broker issues the contract note to the investor. और उसमें एक यूनिक ऑर्डर कोड नंबर होता है जो हर ट्रांजैक्शन के आगे लिखा होता है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज ने प्रोवाइड किया ब्रोकर को, और अब ब्रोकर प्रोवाइड करेगा 24 घंटे के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट नोट के फॉर्म में टू द इन्वेस्टर। तो जो स्टेप नंबर 6 होगा, अब होगा ब्रोकर और इन्वेस्टर के बीच में। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? स्टेप नंबर 1, 2 और 3 तीनों स्टेप्स इन्वेस्टर ने लिए। तीसरे स्टेप में इन्वेस्टर और ब्रोकर कनेक्ट हो गए। चौथे स्टेप में ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज कनेक्ट हो गए। पांचवें स्टेप में स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर कनेक्ट हो गए। और छठे स्टेप में ब्रोकर और इन्वेस्टर कनेक्ट हो रहा है। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, मैं बहुत कोशिश कर रही हूं कि आपको यह पता चल जाए कि किस स्टेप में कौन दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं और उस स्टेप में क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। तो छठे स्टेप में 24 घंटे के अंदर अंदर जब उसको डील मैच मिल गया स्टॉक एक्सचेंज से ब्रोकर को, तो ब्रोकर उस मैच के बारे में इंफॉर्म कर रहा है इन्वेस्टर को इन द 6th स्टेप, और उसी 6th स्टेप में वो कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू कर रहा है टू द इन्वेस्टर। अब उसके बाद डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप इन्वेस्टर के बिहाफ पे होगा। स्टेप 7 में इन्वेस्टर हैज टू डिलीवर द शेयर्स और द कैश। अगर उसे शेयर्स बेचने हैं तो वो शेयर्स देगा ब्रोकर को, और अगर खरीदने हैं तो कैश देगा एज पर द कॉन्ट्रैक्ट नोट। तो जो 7वां स्टेप है वो है इन्वेस्टर से ब्रोकर के बीच में। बहुत क्लियर है बिल्कुल कि वो शेयर्स या कैश ट्रांसफर करेगा टू द ब्रोकर। अब जब 7वां स्टेप हो जाएगा तो यहां से फिर यहां पे कहां आ गया 8वां स्टेप, ब्रोकर फाइनलाइज द डील इन T+2 डे, दैट इज द सेटलमेंट साइकिल। जब उसको इन्वेस्टर से सिक्योरिटीज मिल गई डीमैट अकाउंट में या कैश मिल गया बैंक अकाउंट में, तो उसके बारे में फिर से अब जो 8वां स्टेप होगा वो होगा ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में, और वो 2 दिन के अंदर अंदर होगा, जिसको हम कहते हैं T+2 साइकिल, सेटलमेंट साइकिल। पहले ये साइकिल वीकली या फोर्टनाइटली होती थी, लेकिन 2003 के बाद से ये साइकिल सिर्फ 2 दिन की हो गई है। 2 दिन के अंदर अंदर ही डील फाइनलाइज करनी होती है। तो अब ब्रोकर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज से 2 दिन के अंदर अंदर जो इन्वेस्टर्स ने उसे शेयर या कैश दिया है उसको फाइनल करेगा, सेटलमेंट करेगा विद इन 2 डेज, दैट इज T+2 डे। और एक बात और ध्यान रखना, जो 7th स्टेप है जहां पे इन्वेस्टर ने शेयर्स डिलीवर करे हैं या कैश डिलीवर करा है, उसको हम कहते हैं पे इन डे। सबसे पहला दिन जब कोई ट्रांसफर हुआ है बिटवीन द इन्वेस्टर एंड द ब्रोकर। फिर जब स्टेप 8 परफॉर्म हो गया, अब जो 9th स्टेप होगा वो होगा स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर के बीच में, दैट स्टॉक एक्सचेंज विल डिलीवर द कैश। अगर स्टॉक एक्सचेंज को शेयर्स मिले हैं तो उसके बदले में कैश, और अगर कैश मिला है तो उसके बदले में शेयर्स, जो कि स्टॉक एक्सचेंज ट्रांसफर करेगा थ्रू द ब्रोकर, और ये डे कहलाएगा पे आउट डे। तो जिस दिन इन्वेस्टर ने शेयर्स डिलीवर करे या कैश डिलीवर करा वो था पे इन डे, और जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज ने उसके बदले में कैश या शेयर्स डिलीवर करे वो कहलाएगा पे आउट डे। और स्टेप 9 हो रहा है बिटवीन द स्टॉक एक्सचेंज एंड द ब्रोकर। और जो लास्ट स्टेप होगा 10th स्टेप, वो होगा ब्रोकर और इन्वेस्टर के बीच में, दैट ब्रोकर विल डिलीवर द शेयर्स एंड कैश टू द इन्वेस्टर्स। कि अब जो वहां से शेयर्स आए हैं वो इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट में जाएंगे, और अगर वहां से कैश आया है तो इन्वेस्टर के बैंक अकाउंट में जाएगा। दैट इज द लास्ट स्टेप, क्योंकि ऑर्डर प्लेसिंग से ये शुरू हुआ था और वो ऑर्डर फाइनलाइज होके इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट या बैंक अकाउंट में आ गया। तो बच्चों फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए, टोटल 10 स्टेप्स, उसको मैं बता देती हूं कि पहले स्टेप से 10th स्टेप तक होता क्या है। पहले स्टेप में सबसे पहले क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा जाता है और क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट होता है।
दूसरे स्टेप में डीमैट अकाउंट और बैंक अकाउंट खोला जाता है जो कि इन्वेस्टर खोलता है। तीसरे स्टेप में इन्वेस्टर ऑर्डर प्लेस करता है। चौथे स्टेप में ब्रोकर उस ऑर्डर के हिसाब से मैच ढूंढता है। पांचवें स्टेप में स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर को कम्युनिकेट करता है अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ द मैच। छठे स्टेप में वही कम्युनिकेशन ब्रोकर पास ऑन करता है टू द इन्वेस्टर। सातवें स्टेप में इन्वेस्टर उस पर एक्ट करता है, वो या तो शेयर्स देता है या कैश देता है। आठवें स्टेप में स्टॉक एक्सचेंज उसको फाइनलाइज करके ब्रोकर को बताता है। 9वें स्टेप में जो स्टॉक एक्सचेंज है वो शेयर्स या कैश ट्रांसफर कर देता है टू द ब्रोकर। और 10वें स्टेप में जो ब्रोकर है वो इन्वेस्टर के डीमैट अकाउंट में या तो शेयर्स ट्रांसफर कर देता है या फिर कैश ट्रांसफर कर देता है। तो टोटल 10 स्टेप्स हैं और इन 10 स्टेप्स में जो पार्टीज हैं वो अलग अलग हैं। पहले स्टेप में इन्वेस्टर और ब्रोकर है क्योंकि उनके बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, और दूसरा स्टेप में सिर्फ इन्वेस्टर है। तीसरे स्टेप में जब वो ऑर्डर प्लेस कर रहा है तो इन्वेस्टर और ब्रोकर है। चौथे स्टेप में ब्रोकर और स्टॉक एक्सचेंज है। पांचवें स्टेप में स्टॉक एक्सचेंज और ब्रोकर है। छठे स्टेप में ब्रोकर और इन्वेस्टर है। सातवें स्टेप में इन्वेस्टर और ब्रोकर है। आठवें और 9वें स्टेप में स्टॉक एक्सचेंज एंड ब्रोकर है, और 10वें स्टेप में ब्रोकर एंड इन्वेस्टर हैं। तो इस तरह से आपको पूरा प्रोसीजर जो है इस पर्टिकुलर ब्लू एरो से आपको समझ में आना चाहिए। और इसके अलावा जो हमने इस टोटल प्रोसीजर में इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज की हैं जैसे क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट, तो इसके बारे में भी आपको स्टेप पूछा जा सकता है, या क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म ये पहले ही स्टेप में भरा जाएगा, या डीमैट अकाउंट या बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट ये क्यों खोला जाता है और कौन सा स्टेप में खोला जाता है, तो ये अकाउंट दूसरे स्टेप में खोला जाता है। फिर उसके बाद ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप, ये थर्ड स्टेप में इसका नाम आया, जो कि ब्रोकर इशू करता है टू द इन्वेस्टर। फिर उसके बाद यहाँ पर आया ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप, तो ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप का नाम आया स्टेप नंबर 5 में। फिर स्टेप नंबर 6 में कॉन्ट्रैक्ट नोट का नाम आया, जो कि कॉन्ट्रैक्ट नोट ब्रोकर इशू करेगा टू द इन्वेस्टर। फिर उसके बाद हमने एक वर्ड यूज करा सेटलमेंट साइकिल, जो कि T+2 डे की होती है। मतलब ऑर्डर कंफर्मेशन के 2 दिन के अंदर अंदर सारी सेटलमेंट होनी चाहिए बिटवीन द स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर एंड द इन्वेस्टर। फिर हमने यहाँ पर स्टेप 7 में देखा था पे इन डे, वो कौन सा डे होता है जब इन्वेस्टर जो है वो शेयर्स डिलीवर करता है या कैश डिलीवर करता है टू द ब्रोकर। फिर उसके बाद हमने एक वर्ड देखा था पे आउट डे। पे आउट डे कौन सा डे होता है जब स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फाइनली शेयर्स या कैश इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ब्रोकर के थ्रू देता है टू द इन्वेस्टर। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं बहुत ध्यान से आपको समझने हैं, और रिवीजन के टाइम या जब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे तो मैं इसको रिपीट भी करूंगी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और बहुत ध्यान से लॉजिकली इन 3 पार्टीज के बीच में कैसे कैसे जो है वो हर स्टेप परफॉर्म होता है टू फाइनलाइज द डील, ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और इसके बीच में जितनी भी टर्म्स हमने यूज की हैं वो भी आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसमें हमें सिर्फ 2 ही सब टॉपिक्स करने हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर विच द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज सेट अप, एंड व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस दैट इट परफॉर्म्स। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सेबी, ये सबसे पहले सेटअप हुआ था 12 अप्रैल 1988 में। क्यों सेटअप हुआ था ये भी बताती हूँ आपको, और बाद में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस मिल गया था ऑन 30 जनवरी 1992 जब ये एक्ट बन गया था। और उस एक्ट में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तय किए गए टू प्रोटेक्ट द वेरियस पार्टीज दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द स्टॉक एक्सचेंज। तो इससे पहले कि हम इसके ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस पढ़ें, हम ये जान लेते हैं कि व्हाट वाज द नीड टू सेट अप दिस सेबी एंड व्हेन इट बिकेम एन एक्ट।
बच्चों जब 1980s में बहुत सारी जो है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज हो रही थी स्टॉक मार्केट में और बहुत ही हायर लेवल पे जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज हो रही थी, तो उस टाइम ऐसा देखा गया कि बहुत सारी जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं वो सामने आने लगी ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी, ऑन द पार्ट ऑफ द ब्रोकर्स। बहुत सारी कंपनीज जो है वो लिस्टिंग फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करती थी, बहुत सारी कंपनीज जो है वो प्रोविजंस नहीं मानती थी स्टॉक एक्सचेंज की, हायर प्रीमियम पे शेयर्स इशू करना या प्राइवेट प्लेसमेंट्स गलत तरीके से करना। तो जब इस तरह की अनफेयर प्रैक्टिसेस सामने आई तो सरकार को लगा कि एक रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, एक मॉनिटरिंग बॉडी होनी चाहिए, एक ऐसा एक्ट होना चाहिए जो कि इन सारी अनफेयर और माल प्रैक्टिसेस को गवर्न करे। एंड देयर केम द फॉर्मेशन ऑफ सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इससे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के, to regulate the stock exchanges, to protect the right of the investors, to regulate and develop the code of conduct and fair practices by the brokers, and to prevent the trading malpractices that were prevalent in the 1980s. इससे पहले बच्चों आपको ये भी समझना होगा, देखो तीन ही मेन इंपॉर्टेंट पार्टीज होती हैं जिनके बीच में सारी स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग होती है। एक तो कंपनीज होती हैं जिन्हें पैसा चाहिए होता है, उसके बाद स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं जहां पे सिक्योरिटीज बाय एंड सेल की जाती है थ्रू द ब्रोकर्स हु आर कॉल्ड एज द इंटरमीडियरीज, और उसके बाद होते हैं इन्वेस्टर्स, दोज हु हैव द सरप्लस फंड्स टू इन्वेस्ट इन द कंपनीज। तो हर एक को जो है कुछ ना कुछ रिटर्न में चाहिए होता है और उसकी गारंटी चाहिए होती है। तो जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जो स्टॉक मार्केट्स हैं, वो सही तरीके से फंक्शन करें और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फेयर रिटर्न मिले और सेफ उनकी इन्वेस्टमेंट्स रहें, और जो इंटरमीडियरीज हैं, ब्रोकर्स हैं, उनके लिए क्या यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जाएं, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको बताया था कि हर एक ब्रोकर के लिए रजिस्टर्ड ब्रोकर होना जरूरी है। हर एक ब्रोकर जो है उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स से, और यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है इंडिया में। तो ये सारी टर्म्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट अभी हमें ये जानना है कि ब्रोकर्स को भी रेगुलेट करना बहुत जरूरी होता है ताकि वो इन्वेस्टर्स और कंपनीज को मिसलीड या मिसगाइड ना करें। तो जो भी सारी पार्टीज हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स हो, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंजेस हो, चाहे वो ब्रोकर्स हो, सबको मॉनिटर करने के लिए जो सेटअप बनाया गया, जो बोर्ड बनाया गया, उसे कहा जाता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और यही उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, टू रेगुलेट एंड मॉनिटर दैट नथिंग इलीगल, नथिंग अनफेयर हैपेंस इन द स्टॉक मार्केट्स। तो आप देख लेते हैं कि व्हाट आर द वेरियस फंक्शंस दैट दिस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया परफॉर्म्स। इन फंक्शंस को बच्चों 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, क्योंकि जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है वो सिर्फ एक रेगुलेटरी बॉडी ही नहीं है, वो डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है, वो प्रोटेक्शन में भी हेल्प करती है। इसीलिए देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड बाय सेबी, and these functions are very easy to learn. I have written down 3-4 functions under the each category that you can easily understand and you can learn. जब क्वेश्चन आता है तो इस तरह का भी आता है कि enumerate या state 2 development functions, 2 protective functions, 2 regulatory functions, या कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आपको फंक्शंस की लिस्ट दी होगी और आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि ये रेगुलेटरी फंक्शन है या डेवलपमेंट फंक्शन है या फिर प्रोटेक्टिव फंक्शन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं बच्चों रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन में रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन दोनों काम होते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रोकर्स एंड द सब ब्रोकर्स। तो अंडर द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जितने भी ब्रोकर्स हैं, जो सब ब्रोकर्स हैं, उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है एज पर द रूल्स गिवन बाय सेबी। फिर उनका रेगुलेशन ऑफ द स्टॉक ब्रोकर्स एंड द सब ब्रोकर्स एंड द अंडरराइटर्स एंड द बैंकर्स, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी में, जब हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि सब ब्रोकर्स वो होते हैं जो ब्रोकर के अंडर एजेंट्स काम करते हैं, अंडरराइटर्स वो होते हैं जो अंडरटेकिंग देते हैं कि अगर कंपनी के शेयर्स मार्केट में नहीं बिके तो वो खरीद लेंगे, और बैंकर्स वो होते हैं
हैं, उनके थ्रू जो है स्टॉक मार्केट में शेयर्स बाय एंड सेल किए जाते हैं और उनका जो कैश डीलिंग्स होती है वो बैंकर्स के थ्रू होती हैं। फिर उसके बाद रेगुलेशन ऑफ द टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनीज। कभी कभी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है, तो टेक ओवर के लिए क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो सब भी सेबी डिसाइड करता है। फिर अंडरटेकिंग इंस्पेक्शंस, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड द ऑडिट्स ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस एंड द इंटरमीडियरीज। तो जो स्टॉक एक्सचेंजेस की रिपोर्ट्स हैं उस पे इंस्पेक्शन करना, उनकी इंक्वायरीज कंडक्ट करना, उनको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना और इंटरमीडियरीज को भी मॉनिटर करना, ये सब भी रेगुलेटरी फंक्शंस में आता है। फिर उसके बाद लेविंग फीस एंड द अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ द एक्ट। जो सेबी एक्ट है या जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है उसको चलाने के लिए जो भी फाइनेंसेस की जरूरत पड़ती है या जो डिफरेंट पार्टीज हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं उनके ऊपर कितने कितने जो है वो फीस चार्ज होगा, कैसे कैसे वो फीस की पेमेंट करेंगे, all these rules and regulations are also regulated by SEBI. So under the regulatory functions you have to learn 4-5 functions regarding the registration of the brokers, regarding the registration of the bankers and the underwriters, regarding the regulations of the takeover bids or audits or inquiries or inspections or the fees and the other charges that all come under the regulatory functions। क्योंकि सेबी एक डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन भी है, वो स्टॉक मार्केट्स, कैपिटल मार्केट्स और पूरी की पूरी फाइनेंशियल मार्केट्स को एनहेंस करने में, स्ट्रेंथन करने में, डेवलप करने में हेल्प करती है। तो अंडर द डेवलपमेंट फंक्शंस उसके क्या क्या फंक्शंस आते हैं? ट्रेनिंग ऑफ द इंटरमीडियरीज, जो ब्रोकर्स होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं, उन्हें कैसे डील करना है, तो उनके ट्रेनिंग के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से होते हैं। रिसर्च वर्क जो है उसको कंडक्ट करवाना और जो रिसर्च वर्क का आउटकम है उसको पब्लिश करवाना एंड प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स, दैट इज ऑल्सो अंडर द डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ सेबी। अंडरटेकिंग ऑल द मेजर्स टू डेवलप द कैपिटल मार्केट्स, जितने भी कैपिटल मार्केट्स हैं उनको डेवलप करना, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेना, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ सेबी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रोटेक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शंस। किस तरह से जो वेरियस पार्टीज हैं इन्वॉल्व इन दी कैपिटल मार्केट्स उनको प्रोटेक्ट करना, दे कम अंडर दी प्रोटेक्टिव फंक्शंस। सो प्रोहिबिटिंग एनी टाइप ऑफ अनफेयर एंड फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, दैट इज टू बी एंश्योर्ड बाय सेबी। अंडरटेकिंग मेजर्स फॉर द इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर्स को सेफ रिटर्न्स मिले, टाइमली रिटर्न मिले और अच्छे रिटर्न्स मिले, ये सब चीज की गारंटी देने के लिए सेबी बहुत सारे स्टेप्स लेती रहती है, दे कम अंडर द प्रोटेक्टिव फंक्शंस। प्रमोशन ऑफ द फेयर प्रैक्टिसेस एंड द कोड ऑफ कंडक्ट, इस बात को प्रमोट करना, लोगों को अवेयर करना उनके राइट्स के बारे में, उनके रेमेडीज अवेलेबल के बारे में, और जो कोई भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके साथ कुछ भी अनफेयर ना हो, उनको हमेशा से फेयर डीलिंग्स मिले, फेयर प्रमोशन हो, फेयर प्रैक्टिसेस हो, ये सब भी आता है अंडर द प्रोटेक्टिव फंक्शंस ऑफ सेबी। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग एंड इम्पोजिंग द पेनल्टीज फॉर सच प्रैक्टिसेस, बहुत डिटेल में तो आपको जानने की जरूरत नहीं है। इनसाइडर ट्रेडिंग एक वर्ड यूज किया जाता है जो कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं या जो कंपनी के इंटरनल मेंबर्स होते हैं, कभी कभी वो कंपनी के सीक्रेट्स लीक आउट कर देते हैं जिसकी वजह से शेयर प्राइसेस अप एंड डाउन हो जाते हैं, और इस तरह की प्रैक्टिस को हम कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। तो इस इनसाइडर ट्रेडिंग को चेक किया जाए, अगर कोई ऐसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है तो उनपे क्या पेनल्टीज लगाई जाए। तो अगर इस तरह से सेबी करता रहता है तो सारी जो पार्टीज हैं वो एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में काम करती हैं if the SEBI performs the protective functions. So बच्चों, in a nutshell, SEBI was formed in 1988 when there were so many unfair practices that were going on, लेकिन उसको बाद में statutory status मिल गया, वो एक्ट बन गया एक्चुअली 1992 में। तो ये दोनों डेट्स आप याद रखेंगे क्योंकि एमसीक्यूज में इस पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक्ट कब बना, वो 1992 में बना, और सेटअप कब हुआ, 1988 में हुआ। तो ये दोनों डेट्स आप याद रखेंगे। उसके बाद आप ये याद रखेंगे कि बेसिक जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 3 इंपॉर्टेंट पार्टीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हैं। एक तो कंपनीज जिन्हें पैसा चाहिए, एक इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा लगाते हैं,
और स्टॉक एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स जो कि इंटरमीडियरीज का काम करते हैं इन द फ्लो ऑफ मनी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स टू द कंपनीज। तो कोई भी पार्टी जो है वो एक्सप्लॉइटेड फील ना करे, हर एक पार्टी सेफ एनवायरनमेंट में काम कर सके, हर एक को फेयर फंड्स और फेयर रिटर्न्स मिल सके, इसी के लिए जो है वो सेबी सेटअप किया गया था। ये उसके ऑब्जेक्टिव्स थे। और उसके बाद उसके जो टोटल फंक्शंस हैं वो या तो रेगुलेटरी फंक्शंस हैं, या डेवलपमेंट फंक्शंस हैं, या प्रोटेक्टिव फंक्शंस हैं। एक लाइन में सम अप करूंगी, जैसे हर मोहल्ले में बच्चों, ज्यादातर पुराने एरियाज में जहां पर लोग इकट्ठे कलेक्टिवली रहते थे, कि एक कोई ना कोई बूढ़ी आंटी या दादी होती हैं जो बैठी रहती हैं, आते जाते सबको देखती रहती हैं, टोकती रहती हैं, कौन कब जा रहा है, कब आ रहा है, कौन देर से आ रहा है, क्यों देर से आ रहा है, क्यों जल्दी जा रहा है। तो बिल्कुल उसी तरह का फंक्शन जो है वो सेबी परफॉर्म करता है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं सेबी आंटी या सेबी दादी। तो ऐसा माना जाता है कि जिस तरह से एक बड़े बुजुर्ग का घर में काम होता है कि सबको देखना कि सब सही तरीके से काम करें, बिल्कुल उसी तरह से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का काम होता है कि सबको देखना कि कंपनीज हैं, चाहे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, चाहे इन्वेस्टर्स हैं, चाहे ब्रोकर्स हैं, कोई भी गलत काम ना करे और सारी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस जो हैं वो फेयरली होती रहें। दैट इज एक्चुअली द पर्पस ऑफ सेबी। So with this chapter, financial markets, that is over. I hope with lots of examples, storyline and keywords, I have tried my best to make you clear each and everything. The very complex topics you can learn in a very easy and understandable manner. अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा है, if you are enjoying my lectures, I request you to share them with the other students known to you so that everybody gets benefited. Watch all the videos, subscribe my channel अगर आपने अभी तक subscribe नहीं किया है, and like and share. See you next